गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम्स सोना भारत के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह और आज के मॉर्निंग बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी देंगे। खबरें आपके काम की होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। आज गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात जा सकते हैं। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री की रेस में 3 नाम चल रहे हैं, जिनमें नितिन पटेल, मनसुख मांडविया और आरसी फालूदा शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की भावनीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टुब्रेवाल आज से चुनाव प्रचार करेंगी। तेलंगाना में लगातार स्काई योजना की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तेलंगाना मंत्री केटी रामाराव मौजूद रहे। इस दौरान सिंधिया ने बताया कि ड्रोन के जरिए दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन और जरूरी वस्तुएं कैसे पहुंचाई जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से पैरालंपिक के अनुभव भी साझा किए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सभी 403 सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि अभी तक शिवसेना का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने गठबंधन के संकेत जरूर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो संगठन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी है। चिराग पासवान ने आज होने वाले कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को भी न्योता भेजा, जिसे पशुपतिनाथ ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। सीएम संत कबीर नगर, कुशीनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पुनर्निर्मित चांदनी चौक का उद्घाटन कर सकते हैं। इससे पहले बाजार का उद्घाटन 17 अप्रैल को किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। मुंबई रेप केस का आरोपी को 21 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं मामले में पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने एक बार फिर से जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए अभिषेक को समन भेजा है। 1 महीने में यह तीसरा समन होगा। 21 सितंबर को दिल्ली स्थित दफ्तर में टीएमसी सांसद से पूछताछ होने की बात आ रही है सामने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान शनिवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। मालवाहक गाड़ी से शीशा उतरते वक्त कुछ मजदूर नीचे दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि एक जख्मी है, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की है। एक यात्री की जांच के दौरान करीब 23 लाख का सोना जब्त किया गया। यात्री दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट से जयपुर आया था। भोपाल में एक शख्स की पिटाई की वीडियो वायरल हो रहा है। शख्स की पिटाई पप्पू चटका नाम के एक बदमाश ने की, जो पाइप से शख्स पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। क्वाड देशों के लगातार एक्टिव रहने से चीन बौखला गया है। चीन के लगातार क्वाड ग्रुप को नाटो ग्रुप बुलाने पर भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जवाब दिया। मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश अपने और दुनिया के लाभ के लिए सहयोग करने के लिए एक साथ आए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर एक बार फिर निशाना साधा है। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को निकालने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर 13 अमेरिकी सैनिकों और अफगानी लोगों की मौत के लिए बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकियों ने लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसी बीच 9/11 की 20वीं बरसी पर तालिबान ने अफगानी राष्ट्रपति भवन पर अपना झंडा फहराया। तालिबान ने अमेरिकी दूतावास की इमारत की दीवार पर भी अपना सफेद झंडा पेंट किया है। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद महिलाओं को लेकर नए नए फरमान आ रहे हैं। अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें तालिबान काबुल यूनिवर्सिटी में क्लास लेते दिखाई दे रहे हैं। चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अलांदे की बरसी पर सैंटियागो में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार में आग लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। बता दें कि 1970 में सत्ता संभालने के बाद अलांदे को चिली में कई आर्थिक सुधार किए थे। आज हरियाणा सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं।
परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए तमाम पुख्ता प्रबंध किए गए। 26 सितंबर को राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है। परीक्षा के लिए करीब 26 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसके लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र में बैंक से लेकर जोधपुर एम्स, भारतीय रेलवे और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने भर्तियां निकाली हैं, जिससे आवेदन कर बेरोजगार युवा नौकरी पा सकते हैं। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने फायरमैन और एफपीओ के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें फायरमैन के 581 पद खाली हैं, तो वहीं एफओ के 29 पद खाली हैं। भारतीय नौसेना में कई पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू की जाएगी। भारतीय नौसेना में एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल और एजुकेशन ब्रांच में नौकरियां निकाली गई हैं। और 25 बड़ी खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गुजरात के विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद आज नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है। यह बैठक दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की रेस में मनसुख मंडाविया, नितिन पटेल, प्रफुल्ल पटेल के साथ ही गोवर्धन झबड़िया का नाम भी शामिल है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि नितिन पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। नितिन पटेल पाटीदार समुदाय से आते हैं। इसके प्रदीप सिंह जडेजा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। प्रदीप सिंह जडेजा राजपूत समाज से हैं। कल की बैठक में दिल्ली से पर्यवेक्षक भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय रूपाणी जो कि गुजरात के एक्स सीएम थे, उनके इस्तीफे के बाद आज विधायक दल की अहम बैठक होनी है, जिसमें नया विधायक चुना जाना है, नया नेता चुना जाना है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का चयन होगा। इधर बीजेपी ने गुजरात में सीएम बदल दिया। विजय रूपाणी ने आज अचानक इस्तीफा दे दिया। नए सीएम के नाम का ऐलान होना बाकी है। नया सीएम कौन होगा, इस पर कई नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन विजय रूपाणी को हटाया क्यों गया, उनकी कुर्सी क्यों गई, इसकी वजह समझने के लिए हमारी इनसाइड स्टोरी देखिए। गुजरात में सीएम बदलने की अटकलें तो बहुत पहले से थी, लेकिन विजय रूपाणी अचानक कुर्सी छोड़ देंगे, किसी को भी यह भनक नहीं थी। रूपाणी दोपहर अचानक अपने घर से निकले, राजभवन पहुंचे, राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिले तो उनके हाथ में इस्तीफा था। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। रूपाणी ने इस्तीफा दिया, पीएम को थैंक यू कहा, लेकिन गुजरात बीजेपी के इस बड़े उलटफेर में कई बड़े सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। सवाल ये कि गुजरात के चुनाव में अभी 1 साल से भी ज्यादा समय बचा है और 1 साल पहले ही विजय रूपाणी ने कुर्सी क्यों छोड़ दी। रूपाणी ने खुद इसकी वजह बताई। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता का
कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। रूपाणी ने यह बताया कि पार्टी ने दायित्व बदला है, वो अब संगठन में काम करेंगे, इसीलिए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन रूपाणी ने किसके लिए कुर्सी खाली की है? कौन गुजरात का नया मुख्यमंत्री होगा? कई चेहरे सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। पहला नाम है नितिन पटेल का, जो गुजरात के डिप्टी सीएम। दूसरा नाम मनसुख मांडविया का है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। तीसरा नाम है आरसी फाल्दू का, जो गुजरात के कृषि मंत्री हैं। चौथा नाम पुरुषोत्तम रूपाला का है, जो केंद्र सरकार में मंत्री है। अब इन्हीं चेहरों में से बीजेपी किसी एक को चुनेगी या फिर बीजेपी फिर से चौंकाएगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह अचानक विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ और किसी को अंदाजा नहीं लगा कि अंदर ही अंदर गुजरात बीजेपी में बड़े बदलाव की चर्चा हो रही थी। अब इसकी कड़ियां जोड़ी जा रही। गुरुवार रात को अचानक गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद गए थे। अमित शाह का अहमदाबाद जाने का कोई तय कार्यक्रम नहीं था। आज ही अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया था। पीएम की दोपहर 11 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी। 1 घंटे तक कार्यक्रम चला। कार्यक्रम में विजय रूपाणी भी मौजूद थे। कुछ ही घंटे के बाद अचानक विजय रूपाणी ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसी ने सबको चौंका दिया, लेकिन पिछले चुनाव से पहले भी ऐसा ही हुआ था। 2017 में चुनाव से 1 साल पहले तत्कालीन सीएम आनंदीबेन पटेल को हटाया गया था। तब आनंदीबेन पटेल की जगह विजय रूपाणी को पहली बार सीएम बनाया गया था। 2017 के चुनाव में बीजेपी के जीतने के बाद सीएम पद विजय रूपाणी को ही दिया गया, लेकिन इस बार भी चुनाव के 15 महीने पहले गुजरात में बीजेपी ने सीएम बदल दिया है। सीधे तौर पर यह बीजेपी की चुनावी रणनीति है, क्योंकि गुजरात में अब मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से चुनावी लड़ाई का भी हो गया है। आम आदमी पार्टी वहां तीसरी ताकत के तौर पर उभर रही है। इसीलिए 3 तरफा मुकाबले में बीजेपी खुद को रीसेट कर रही है। अमित राजपूत, गांधीनगर, टाइम्स नाउ, नवभारत। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है रूपाणी के, तो इतनी जल्दी में उन्हें बदला क्यों गया? इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात की है। इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से पैरालंपिक के अनुभव भी साझा किए। मोदी के साथ पैरालंपिक विजेताओं के मन की बात आज सुबह 11 बजे आप देख सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये बड़ी डिटेल और बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। तो लगातार पैरालंपिक में जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। 19 मेडल लेकर हमारे पैरालंपिक खिलाड़ी लाए और प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से सबसे मुलाकात की, सबसे बातचीत की और इसी पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, आप टाइम्स नाउ पे आज सुबह देख सकते हैं। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की अहम और बड़ी खबरें। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने भी कमर कस ली है। शिवसेना ने यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी से केंद्र और महाराष्ट्र में 25 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद ये पहली बार है जब यूपी में शिवसेना अपने दम पर विधानसभा की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना की यूपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। बैठक के बाद जारी बयान में यूपी में योगी सरकार के कार्यकाल को जंगल राज करार देते हुए शिवसेना ने कहा है कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को चुनाव में शिवसेना करारा सबक सिखाएगी। इसके साथ ही शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की पिछली 4.5 सालों की सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। यहाँ तक कि प्रदेश में बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि यूपी में ब्राह्मणों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। इसके अलावा कोरोना काल में शवों को जलाने का साधन तक मुहैया नहीं करवा पाई सरकार। पार्टी ने सभी विधानसभाओं में संगठन को मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का ऐलान किया है। शिवसेना का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपी के स्कूलों में 15% फीस की कटौती सरकार नहीं कर पाई। शिवसेना की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है, जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को
चुनाव और संगठन की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुंबई के साकीनाका में रेप की घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महिला के साथ बलात्कार की घटना को मानवता के लिए बड़ा अपमान करार दिया है। साथ ही कहा है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और रेप के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने इस मामले में अगले 1 महीने के अंदर चार्जशीट भी दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साथ ही कहा है कि मुंबई शहर को सुरक्षित शहर के रूप में देखा जाता है। मुंबई शहर की ये छवि खराब ना हो, इसके लिए पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने पुलिस अधिकारियों को शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे हॉट स्पॉट को चिन्हित किए जाने को कहा है जहां पर महिलाएं असुरक्षित हैं। 9 सितंबर को साकीनाका में 32 साल की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया था। वारदात के बाद उस पर जानलेवा हमला भी किया था। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के साथ साथ पंजाब और राजस्थान में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी की माने तो पूर्वी राजस्थान और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले सिस्टम के और तेज होने की संभावना है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर 17 से 18 सितंबर तक जारी रहने की उम्मीद है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, जो आज भी जारी रह सकती है। शनिवार को बारिश की वजह से दिल्ली का बुरा हाल हो गया था। हालात ये थे कि दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ा। इतना ही नहीं, दिल्ली के कई अंडरपास तो स्विमिंग पूल बन गए थे। बारिश की वजह से कई जगह तो डीटीसी की बसें भी पानी में फंस गई थी, जिसके बाद बसों में फंसे लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड तक को बुलाना पड़ा। बारिश की वजह से कई जगहों पर लोग घंटों तक जाम से जूझते रहे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सितंबर की बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2010 के बाद पहली बार है जब दिल्ली में मानसून की बारिश ने 1000 मिलीमीटर का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि को मनाने के लिए पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई विपक्षी नेताओं के साथ साथ चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रामविलास पासवान की मौत के बाद चाचा और भतीजे में राजनीतिक दूरी आ गई है और इन सब के बीच पहली बार होगा जब चाचा और भतीजे एक मंच पर एक साथ दिखाई देंगे। चिराग पासवान और पशुपति नाथ पारस के बीच पार्टी में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है। माना जा रहा है कि रामविलास पासवान की पहली बरसी पर आपसी गिले शिकवे भूलकर पूरा परिवार अपनी एकता का संदेश देने का काम करेगा। चिराग पासवान खुद कार्यक्रम का निमंत्रण लेकर पशुपति नाथ पारस के घर पहुंचे थे, जिसके बाद पशुपति नाथ पारस ने कार्यक्रम में शामिल होने पर हामी भरी थी। हालांकि पारस पहले ही साफ कर चुके हैं कि चिराग से पारिवारिक रिश्ते अलग हैं और राजनीतिक मामले अलग हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने बड़े भाई और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और पटना में राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की है। एलजेपी के पारस गुट की ओर से 8 अक्टूबर को पासवान की बरसी का अलग से कार्यक्रम का आयोजित करने का भी फैसला किया गया है। और राज्यों की खबरों का रुख करते हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट का, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें एक तालिबानी लैपटॉप और बंदूक लिए बैठा दिखाई दे रहा है। तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि यह शख्स अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक का नया प्रमुख हाजी मोहम्मद इद्रिस है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी इस फैक्ट चेक रिपोर्ट में। अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, सोशल मीडिया पर तालिबान लड़ाके और उनसे जुड़े लोगों का हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। कभी कोई तालिबानी एयरपोर्ट पर जहाज में झूला डालकर झूल रहा है, तो कभी कोई बंदूक के साथ ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। अफगानिस्तान की नई ट्रैफिक पुलिस दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान की सड़कों पर नो चालान, सीधी जाएगी जान।
यह है अफगानिस्तान की नई ट्रैफिक पुलिस। नियम तोड़ने वालों को सीधे मिलेगी गोली। इस वीडियो में आपको बंदूक लिए एक शख्स दिखाई दे रहा है। दरअसल ये शख्स ट्रैफिक पुलिस है। अभी हाल ही में उसकी पोस्टिंग हुई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे तालिबानी कह रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग मजे भी ले रहे हैं। मजाक मजाक में लोग ये कह रहे हैं कि ये शख्स ट्रैफिक हवलदार बनेगा तो ना चालान कटेगा और ना ही जुर्माना देना पड़ेगा। गलती करने पर लोगों को मौत की सजा मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप भी कहेंगे कि अब अफगानिस्तान में ट्रैफिक पुलिस सीटियों से नहीं, बंदूक की गोलियों से रोड पर गाड़ियों को कंट्रोल करेगी। इस वीडियो को ट्विटर पर आईपीएस रुपिन शर्मा ने शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, अफगान ट्रैफिक पुलिस में अब गलती का कोई स्कोप नहीं है। ये वीडियो ट्विटर पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग देखने के बाद खूब ठहाके लगा रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जिसमें एक तालिबानी लैपटॉप और बंदूक लिए बैठा दिख रहा है। तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि यह शख्स अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक का नया प्रमुख हाजी मोहम्मद इदरीस है। दरअसल अफगानिस्तान के पत्रकार जमील फारूकी के ट्वीट के बाद इसको लेकर कंफ्यूजन फैल गया है। हालांकि फैक्ट चेक में ये दावा गलत निकला है। डीएबी बैंक के प्रमुख हाजी इदरीस जरूर है, लेकिन वायरल तस्वीर उनकी नहीं बल्कि किसी और की है। ऊपर की तस्वीर में बाएं में जो शख्स दिख रहे हैं वो मोहम्मद इदरीस है। जमील फारूकी के इस ट्वीट के बाद कंफ्यूजन फैल गया है कि लैपटॉप और बंदूक लेकर बैठा शख्स ही मोहम्मद इदरीस है। हालांकि द अफगानिस्तान बैंक के ट्वीट में जो तस्वीर है उससे साफ है कि फारूकी के ट्वीट में जिस शख्स की तस्वीर है वो इदरीस नहीं है। फैक्ट चेक में जो सच्चाई हमारे सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि बंदूक के साथ जिस शख्स की तस्वीर वायरल हो रहा है वो कोई आम तालिबानी है, डीएबी बैंक का प्रमुख नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता ने पिछले महीने इदरीस को डीएबी का मुखिया बनाए जाने की घोषणा की थी। भारत के रिजर्व बैंक की तरह डीएबी भी अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक है और बैंकिंग सेक्टर के साथ अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक इसकी नीतियों पर निर्भर करती है। तालिबान के प्रवक्ता ने अपने ट्वीट में कहा था कि हाजी मोहम्मद इदरीस को सरकारी संस्थानों और बैंकिंग मुद्दों को व्यवस्थित करने और लोगों की समस्याओं को समाधान के लिए केंद्रीय बैंक का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाजी मोहम्मद इदरीस अफगानिस्तान के जौजान के रहने वाले हैं और तालिबान के आर्थिक सहयोग का प्रमुख रहे हैं। तालिबान के सामने इस समय बड़ी आर्थिक चुनौती है। चीन और पाकिस्तान जैसे चंद मुल्कों को छोड़कर ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देनी बंद कर दी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही अधिकतर बैंक बंद है, तो लोगों को कैश की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी वस्तुओं की किल्लत की वजह से महंगाई आसमान पर जा चुकी है। ऐसे में देश के एपेक्स बैंक के प्रमुख को हथियारों के साथ बैठे दिखाई देना हैरानी की बात है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने इस वायरल तस्वीर की दावों को गलत पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और टाइम्स ऑफ भारत अपने सामाजिक सरोकारों को समझता है, इसलिए हम वक्त वक्त पर आपको सही और गलत खबरों की पड़ताल करके बताने और जताने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद